है डेटा इंजीनियर को किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को ट्रेन करने में। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हम इनको देखेंगे। सुपरवाइज लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो जो कि लेबल डेटा के ऊपर बेस कर रही होती है। सुपरवाइज लर्निंग से भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो, अनसुपरवाइज लर्निंग से भी आप मॉडल को ट्रेन करते हो। इनमें डिफरेंस ये है, सुपरवाइज लर्निंग में जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है उसमें लेबल डेटा बेस्ड चीजें हो रही होती हैं, और अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा बेस्ड चीजें हो रही होती हैं। इनकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो लेबल डेटा है वो क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, ठीक है। और जो अनलेबल डेटा है वो क्लस्टरिंग के ऊपर बेस कर, हिडन पैटर्न या क्लस्टरिंग के ऊपर बेस कर रहा होता है। हिडन पैटर्न्स या क्लस्टर डेटा के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए। और क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग ये डेटा की ऐसी ग्रुपिंग जिनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये मॉडल को ट्रेन करता है और देन डिसीजन देता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है या कितना बुरा ट्रेन हुआ है। उसके आउटपुट जैसे हमें मिलती है, उसके बाद हम देखते हैं हमें मॉडल को और कितना अच्छा और कितना बेहतर करके ट्रेन करना चाहिए। हमारे डेटा में खामियां है, हमने डेटा को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग को यूटिलाइज करते हुए, अच्छा ये सुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में आपको चीज बता दूं, ये ना डिपेंड कर रहा होता है कि हमने मॉडल को ट्रेन करना है तो कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना है। और आपको वैसे इंडस्ट्री का भी आइडिया होता है कि यार ये मॉडल मैंने इस इंडस्ट्री की बेस पे इसको मैंने ट्रेन करना है। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एक कॉमन चीज है, दोनों मॉडल ट्रेन करने में यूटिलाइज होती है। सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा यूज होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा यूज होता है। सुपरवाइज लर्निंग जो है क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है, और अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग या हिडन पैटर्न्स के ऊपर बेस कर रही होती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये देखिए, लेबल डेटा है मेरे पास, जिसके नीचे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, इसके नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि ये डॉग है, मतलब लेबल दिया हुआ है। नीचे आप देखिए कैट, अब आप देखो उसमें लेबल दिया हुआ है, यार ये कैट है, ये कैट है। मतलब आपको लेबल एग्जैक्टली पता है। और अगर आप नेक्स्ट इसमें देखते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, उसमें 18 एलपीएस बताया हुआ है, 14 एलपीएस बताया, एक लेबल मिला हुआ है ना उसको। अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो अनलेबल डेटा, मतलब इसको लेबल दिया ही नहीं हुआ, इसका पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज देखेगा। अब क्या करेगा? अगर देखो ये दोनों सिमिलर चीजें, इनकी क्लस्टरिंग करेगा, फिर ये सिमिलर हो रही है, इनकी क्लस्टरिंग करेगा। तो हमें जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर आप एग्जांपल देखें तो वो ये बन रही है, अगर सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल देखें तो आपको ये बन रही है। रीइंफोर्समेंट की बात करें तो उसमें आपको ये पता चलेगा जो आपने मॉडल ट्रेन किया है वो कितना अच्छा मॉडल ट्रेन हुआ है, कि वो कितना बुरा मॉडल ट्रेन हुआ है, और आपको कितना बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्किंग। जो मॉडल है वो दो मोड्स में काम करता है, वो टू मोड्स में काम करता है। वन मोड जिसमें आप ट्रेनिंग करते हो, और सेकंड मोड जो जो कि आपका इन्फेरेंस या प्रिडिक्शन मोड उसको कहते हैं। उसमें आप अननोन डेटा प्रोवाइड करते हो, ठीक है, टेस्टिंग करते हो अपने मॉडल की कि आपका मॉडल कितना बेहतर ट्रेन हुआ है। और फिर रीइंफोर्समेंट की बात आती है, कितना अच्छा ट्रेन हुआ, कितना बुरा ट्रेन हुआ, और कितना बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि मॉडल अगर आपका 100% आपको आउटपुट बेहतर दे रहा है, कि यार ये आपने उसको ट्रेन किया मॉडल को, और जब आप उसको टेस्टिंग करते हो तो वो आपको 100% दे रहा है, तो मतलब वो आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है। मॉडल ड्यूरिंग ट्रेन अ मॉडल 70% डेटा आप यूटिलाइज करोगे ट्रेनिंग के लिए, और 30% डेटा आप यूटिलाइज करोगे टेस्टिंग के लिए। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्चुअली ये डेटा की इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया जाता है। ईडीए एक्चुअल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेटा, मतलब आपने डेटा को एनालाइज करना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, उसके पैटर्न देखने हैं, सिमिलैरिटी देखनी है कि डेटा के अंदर कितनी टाइप का डेटा है, कितनी रोज है, कितने कॉलम है, कितना मिसिंग वैल्यूज है, कितनी नल वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जितने भी कॉलम्स वहां पे आपको नजर आ रहे हैं उनकी रिलेशन देखना है, किस कौन सा कॉलम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी कोरिलेशन, वो सारी चीजें आपको ईडीए के अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। अगर आप टाइप्स ऑफ ईडीए की बात करें तो उनमें यूनिवैराइटीज एनालिसिस, मतलब मैं एक एक बताता जाता हूँ और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। यूनिवैराइटीज में आप एक वेरिएबल के ऊपर, एक वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ मतलब एक कॉलम की बात करता हूँ, ठीक है, एक कॉलम के ऊपर आप पूरा अपना एनालिसिस करोगे, और उसके अंदर जो पाइथन की मैक्सिमम जो लाइब्रेरीज को यूटिलाइज होगा वो पांडास या नमपाई। मैंने ये जो लाइब्रेरीज लिखी हैं एंड के ऊपर, पांडास और नमपाई, ये हम यूज करेंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस। बायोमेट्रिक एनालिसिस में
आप ये करते हो कि आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, उनके अंदर क्या रिलेशन है, आप साइपी और पांडास के थ्रू देख लेते हो। ठीक है, मल्टी वैरायटी की बात आती है, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, उसमें साइकिट लर्न, स्टेट्स मॉडल्स, पांडास, ये तीन किस्म की चीजें ये तीन किस्म की लाइब्रेरीज को, ये पाइथन की तीन किस्म की लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करके आप इनका कोरिलेशन, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप समराइज करते हो डेटा को ऑन द बेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें पांडास और नंपाई ही यूटिलाइज करोगे। ग्राफिकल एनालिसिस में ये है कि सीबोर और मैटप्लॉटलिब, इनका तो पक्का यूज होने वाला है, जिसमें आपको ग्राफ्स के थ्रू आपको आइडिया होगा। ग्राफिकल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, ये डेटा को विजुलाइज करता है और हमें सारे ट्रेंड बता रहा होता है, कौन सा डेटा किससे इंटरलिंक कर रहा होता है। मतलब ऐसा कह लें कि डेटा की विजुलाइजेशन जब हमें देखनी है, तो हमें सीबोर्न और मैट प्लॉट लिब, मैं अगर आपको बताता रहूं बहुत सारी चीजें, तो क्या है कि काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम जब इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो वन बाय वन अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे। सिर्फ आपको पता हो यार, ग्राफिकल एनालिसिस है, उसमें डेटा की विजुलाइजेशन होती है, हम कैसे उसको जज करते हैं। सी बोर्न और मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, उनको हमने यूज करना है, बस आपको ये पता हो। फिर नेक्स्ट है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इसमें वेरिएबल्स को रिड्यूस करते हो। इसमें साइकिट लर्न भी पाइथन की लाइब्रेरी है, इसका आप यूटिलाइज करोगे। तो अभी के लिए इतना आप माइंड में रखें। पांडास, नमपाई, साइपी, साइकिट लर्न, स्टेट्स मॉडल, उसके उसके बाद मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, साइकिट लर्न, ये चीजों को आपने यूटिलाइज करना है अगेन एंड अगेन, अपने डेटा को वेरीफाई करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, प्री प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि जितना अच्छा डेटा क्लीन होगा, उसकी फिल्ट्रेशन होगी, उतना ही अच्छा आपका मॉडल ट्रेन होगा। ठीक है, तो मैंने अगेन ये चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि 70% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 30% टेस्टिंग के लिए। ये आपने अच्छा एक और चीज बता दूं, कभी कभी आपको 80% भी डेटा ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है, डिपेंड कर रहा होता है कि आप मॉडल किस किस्म का बना रहे हो। ठीक है, और 20% टेस्टिंग के लिए करना पड़ता है, कभी 75% करते हो आप। तो वही चीजें आती हैं कि आप बेस कर रहा होता है डिमांड के ऊपर, कि हमने किस किस्म का मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं। आगे आती है बात एनएलपी, बट 80 से ज्यादा नहीं करते। ठीक है, 80 से 70 टू 80 के दरमियान दरमियान चलते हैं हम, इसके मिड में। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी वर्ड्स के ऊपर काम करता है। लाइक दैट आप ये कह लें कि ये डेटा को स्टैमिंग लिमिटाइजेशन करने के लिए, स्टेटमेंट मॉडल्स के लिए, स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने के लिए, उन मॉडल्स की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए उनमें हेल्प करता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनके स्टेप्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले स्टैमिंग आता है। स्टैमिंग वर्ड्स को रिड्यूस करता है फ्रॉम द रूट। लिमिटाइजेशन की बात करें, इसकी बेस फॉर्म से वर्ड्स को लिमिटाइज करता है। टोकनाइजेशन की बात करें, ये डेटा को सेपरेट करता है, अगर एक सेंटेंस है उनको करेगा। ये चीज क्लियर होगी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्ड्स के ऊपर काम करता है। अब हमने देखना है स्टैमिंग, लिमिटाइजेशन और टोकनाइजेशन की टाइप्स को और उनकी एग्जांपल्स को, ताकि हमें एक क्लियर स्क्रीन का पता चल जाए कि ये वर्किंग हो कैसे रही होती है। अगर आप स्टैमिंग को देखें, तो ये वर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके लास्ट वर्ड होंगे ना, उनको ये रिमूव कर देगा और सिंपल वर्ड्स में आपको दे देगा। ठीक है, अब नीचे देखें, रनिंग, स्टेमिंग, रन, ये स्टेमिंग हो रही है। रनिंग की स्टेमिंग करके उसने रन दे दिया, हैप्पीनेस की हैप्पी दे दिया, लेकिन ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं देगा आपको। ठीक है, स्टेमिंग आपको मीनिंगफुल वर्ड नहीं देगा, ये सिंप्लीफाई करता है, स्टैंडर्डाइज वर्ड दे देगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड आपको दे देगा। स्टडीज है तो स्टडी देगा, लेकिन देगा उससे ही रिलेशन हो, ये डिक्लेयर होता है। जब है तो जम देगा। अच्छा, कुछ सेंस में ये ऐसा है कि लाइक देखें, फास्टर है तो वो फास्टर ही दे रहा है। समटाइम कुछ सेंस के अंदर जो स्टैमर्स है, वो आपको चेंज नहीं करके देगा वर्ड्स को, वो सेम एज इट इज आपको वही देगा। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, फास्टर सेम एज, जो फास्टर है वो आपको स्टैमिंग करने के बाद भी फास्टर ही मिल रहा है। अभी हम देखते हैं लिमिटाइजेशन को। लिमिटाइजेशन और स्टैमिंग के अंदर डिफरेंस यही है कि जो लिमिटाइजेशन है, ये आपको एक मीनिंगफुल वर्ड देता है, ये भी शॉर्ट करता है फॉर्म को, ये भी रिड्यूस करता है वर्ड को, बट ये डिक्शनरी फॉर्म में देता है। ये रूट फॉर्म में दे रहा था, ये उसकी रूट फॉर्म से दे रहा था, ये डिक्शनरी फॉर्म से दे रहा है। लिमिटाइजेशन अगर हम करें रनिंग की तो रन देगा, हैप्पीनेस की करें तो हैप्पीनेस देगा, स्टडीज की करें तो स्टडी देगा। अब ये है कि हमारे पास यहाँ पे हैप्पीनेस हैप्पी आ रहा था, जस्ट हैप्पी, तो ये स्टेमिंग हुई। यहाँ पे हैप्पीनेस उसने पूरा दिया है, क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, हैप्पी का वो मतलब नहीं कर रहा, तो उसने हैप्पीनेस पूरा दिया है। यहाँ पे अगर देखो, स्टडीज को स्टडी में एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो लिमिटाइजेशन क्या है कि ये आपको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्टिंग करके चीजों को देगा। बेटर है तो गुड दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं टोकनाइजेशन को। वर्ड टोकनाइजेशन की बात कर लें तो वर्ड वर्ड के अंदर ये क्या करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अमेजिंग। ये एक
पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को उसने नेचुरल को सेपरेट किया, लैंग्वेज को सेपरेट किया, प्रोसेसिंग को, इसको, अमेजिंग को, एक्सक्लेमेशन मार्क को, इस पूरे को उसने सेपरेट स्प्लिट कर दिया। तो ये है वर्ड टोकनाइजेशन। अगर हम सब वर्ड टोकनाइजेशन की बात करें, सब वर्ड टोकनाइजेशन में अनहैप्पीनेस, तो उसने अन को सेपरेट कर दिया और हैप्पीनेस को सेपरेट कर दिया। ठीक है। सिंटैक्स टोकनाइजेशन की बात करें, सिंटैक्स टोकनाइजेशन के अंदर अगर आपके पास आई लव एनएलपी, इट इज अ फैसिनेटिंग फील्ड, तो ये दो सेंटेंस बन रहे हैं तो दोनों को सेपरेट कर देगा। तो क्या है कि वर्ड की बेस पे वो वर्डिंग को स्प्लिट करेगा, सबवर्ड की बेस पे सबवर्ड को स्प्लिट करेगा, सेंटेंस की बेस के सेंटेंस को स्प्लिट करेगा, करेक्टर्स की बेस पे वो करेक्टर्स को स्प्लिट करेगा। डेटा इंजीनियर्स को ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि उसे पता होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग, रिइंफोर्समेंट लर्निंग, मॉडल वर्किंग कैसे करता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं, और पहले मोड में वो क्या करता है, दूसरे मोड में क्या करता है। ठीक है। उसके बाद ईडीए का उसको पता होना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि ईडीए इज अ बैकबोन ऑफ अ डेटा इंजीनियर्स फील्ड। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और उसकी टाइप्स को देखा। जब ईडीए की बात आए ना, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, डेटा को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसका एनालिसिस होना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि अकॉर्डिंग टू द उसने देखना है कि मैंने डेटा किस तरह ट्रेन करना है और कौन कौन सी फीचर्स को फॉलो करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ईडीए मैंने फिर बता दी हैं आपको। तो मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता हो कि यार हमने यूनी, बाय, मल्टी, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल, डायमेंशनलिटी, मतलब किस तरह चीजों को लेके चलना है, आपको पता हो साइकिल लाइन कहाँ यूज होती है, मैक्सिमम सीबोर्न और मैटप्लॉटलिब का बात हो, तो आपको पता हो कि ग्राफिकल एनालिसिस की बात हो रही है। यहाँ पे हमने ग्राफ्स के थ्रू चीजों को डिस्प्ले करवाना है, तो ये लाइब्रेरीज को अंडरस्टैंड करना। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात आती है। ठीक है। जिसमें आप वर्डिंग के ऊपर काम करते हो, इस सिंटैक्स को, मॉडल की एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, मॉडल की एक्यूरेसी को बेटर करने के लिए। ठीक है। लिमिटाइजेशन, स्टेमिंग और टोकनाइजेशन भी अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। और थ्योरेटिकली हमारी डेटा इंजीनियर्स को जो चीजें पता होनी चाहिए ना, वो यही है। अब हमें प्रैक्टिकल करना है और साथ में चीजों को एक्सप्लोर करना है।